प्रयागराज पुलिस स्टेशन, जहां पर चारों तरफ गहमा-गहमी मचा हुआ है। जितने भी लोग वहां पर पोस्टेड हैं, हर कोई परेशान है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। बड़े बाबू जो है फाइलों को इकट्ठा कर रहे हैं, जितनी रजिस्टर हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, पेंडिंग केसेस की फाइलें हैं वो सब इकट्ठा किया जा रहा है। सभी लोग परेशान हैं। उसी समय राजेश पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है, क्योंकि राजेश भी उसी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड होता है और वो भी एक सिपाही होता है। वो पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और बड़े बाबू के पास जाता है और पूछता है बड़े बाबू से कि क्या ऐसी बात है आज जो हर कोई इधर से उधर भाग रहा है, हर कोई परेशान है, आप भी परेशान हो, इन फाइलों में उलझे हुए हो, ऐसा क्या चीज है आज? बड़े बाबू कहते हैं कि तुम भी अभी काम में लग जाओ, अभी बात करने का समय नहीं है, क्योंकि आज यहाँ पर एक नई डीएसपी मैडम पोस्टेड हुई हैं। आज उनका पहला दिन है और आज वो अभी 5 से 10 मिनट के अंदर आने वाली है। राजेश ये बात सुनता है तो वो भी बड़े बाबू के साथ फाइलों को समेटने में लग जाता है, उनका मदद करने लग जाता है। अभी इतनी बात हुई ही नहीं थी कि सामने गेट के ऊपर एक सायरन बजाती हुई जिप्सी आकर के खड़ी होती है और जिप्सी से एक महिला निकलती है, काफी रोबीले और सुंदर महिला जिप्सी से नीचे उतरती है और जैसे ही नीचे उतरती हैं वहां पर खड़े जितने भी सिपाही से लेकर के ऊपर के ओहदेदार हैं सब सलूट मारने लग जाते हैं और वो सभी का एक एक व्यक्ति का बहुत ही शालीनता से सलूट के साथ जवाब देती हैं, सबसे हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रही हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में जब अंदर पहुंचती हैं तो वहां पर बड़े बाबू और राजेश दोनों खड़े होते हैं। डीएसपी मैडम के पहुंचने के बाद दोनों सैल्यूट करते हैं और डीएसपी मैडम बहुत ही खुश होकर के और उनके सैल्यूट का जवाब देती है। लेकिन राजेश जैसे ही डीएसपी मैडम का चेहरे को देखता है उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं और सेम यही डीएसपी मैडम का भी होता है। वो भी जब राजेश को देखती हैं तो कुछ पुराने यादों में गुम हो जाती हैं। क्या था ये कहानी, क्यों ऐसा इनके साथ दोनों के साथ हो रहा था? राजेश जब मैडम को देखता है तो कुछ उसकी हालत खराब हो जाती है और मैडम भी जब राजेश को देखती हैं तो उनको भी कुछ पुरानी यादें आने आने लग जाती हैं। क्या था इनके पीछे की कहानी, ये पूरी कहानी हम आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं। उससे पहले मैं हूं सुधीर राय और आप देख रहे हैं क्राइम और साजिश का एक नया वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है आज से 6 साल पहले। उत्तर प्रदेश में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है खैरा। खैरा में एक किसान परिवार रहता है जिसके मुखिया का नाम होता है रामेश्वर सिंह। रामेश्वर सिंह के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों ही पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार होते हैं। लड़की ने गांव के ही इंटर कॉलेज से 12वीं की एग्जाम अभी फिलहाल पास की हुई होती है और जैसे ही वो 12वीं पास करती है आगे पढ़ने के लिए अपने पिता से बात करती है तो रामेश्वर सिंह काफी चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि इससे आगे पढ़ने के लिए तो तुम्हें शहर में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में तो कोई ऐसा सुविधा है नहीं और मैं तुम्हें शहर में इस तरीके से भेज नहीं सकता हूं, न ही हमारे पास उतने पैसे की आमदनी है कि जिससे कि मैं तुम्हें शहर में भेजूं पढ़ने के लिए। और अब तुम बड़ी हो गई हो तो मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले तो शादी कर देना चाहिए तुम्हारी। लड़की काफी दुखी होती है क्योंकि उसका एम कुछ और बनने का था। वो पढ़ लिख करके आईएएस पीसीएस बनना चाहती थी, लेकिन पिता पिता के सामने भी कुछ मजबूरियां थी और लोक लाज
सब सोचते हुए पिता ने उसकी शादी तय कर दी। शादी वाराणसी के पास में ही एक दूसरा गांव है, उस गांव में एक अच्छा लड़का देख करके उन्होंने और अपनी बेटी का शादी तय कर लिया। लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था और घर परिवार काफी अच्छा था। तो पिता ने सोचा कि इससे अच्छा वर मिलना मुश्किल है और उन्होंने देख करके बड़े ही धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी कर लिया। शादी हो जाता है, बेटी ससुराल चली जाती है। ससुराल में बेटी का काफी आवभगत होता है। ससुराल में सास ससुर का प्रेम देख करके, सास ससुर का व्यवहार देख करके बेटी काफी खुश होती है और अपने सास से कहती है कि सासू माँ, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, मुझे कुछ बनना है। तो सासू माँ उनकी बोलती है कि बेटा पढ़ाई लिखाई तो बाद की बात है, अभी हमको नाती चाहिए और हमें किसी भी तरीके से जल्दी तुम दोनों मिल करके और मुझे नाती दो, फिर उसके बाद तुम अपना पढ़ाई लिखाई करते रहना। बेटी चुप हो जाती है और फिर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जो राजेश, जो उसका पति होता है, वो उसको लेकर के और कानपुर चला जाता है, क्योंकि वो कानपुर में ही पोस्टेड होता है और कानपुर में लेकर के चला जाता है और वहीं पुलिस स्टेशन में, पुलिस लाइन में रह रहा होता है। वहीं पर क्वार्टर लेता है और पत्नी के साथ वहीं पर रहने लग जाता है। लेकिन राजेश जो देखने में जो उसकी सूरत थी, वहां जाने के बाद इसको, ममता को पता चलता है कि वो राजेश तो बिल्कुल उससे उल्टा है। हर दिन शराब के नशे में रहना, लोगों से घूस लेना, इवन आसपास में सब्जी बेचने वालों से भी फ्री में, मुफ्त में सब्जियां ले लेना, किसी भी दुकान पर जाना तो कोई भी सामान ले लेना, उसका पैसा नहीं देना। वहां पर इसका ये कारनामा देख करके ममता काफी अचंभित हो जाती है और राजेश को मना करती है कि किसी का भी ऐसा खाना अच्छा नहीं है। तुम पुलिस में हो, इसलिए तुम्हें देख करके और तुम्हारे डर के मारे कोई कुछ तुम मांगता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो गरीब आदमी जो सब्जी बेच रहा है उससे भी फ्री में सब्जी लोगे। आप कहीं भी दुकान पर जाओगे तो अपने वर्दी का रोब दिखा करके उनसे फ्री में खाओगे, फ्री का सामान लोगे। काफी उसको समझाती है, लेकिन उसके समझ में नहीं आता है। हर दिन रात को जब वो आता है ड्यूटी से, तो दारू के नशे में बिल्कुल चूर होता है और उसके बाद अपनी पत्नी से मारपीट करता है। और मारपीट में नॉर्मल मारपीट नहीं करता है, और इतना मारपीट करता है कि हर दिन ममता की हालत खराब हो जाती है। फिर भी ममता इसको सहती रहती है। एक दिन इसको कहती है कि देखो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है, किसी भी तरीके से मुझे कोई कोचिंग लगवा दो। तो राजेश कहता है कि अभी कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। समय बीतता जाता है और ममता इसी बीच प्रेग्नेंट हो जाती है। एक दिन ऐसे ही राजेश शराब के नशे में घर में आता है और जब घर में आता है तो ममता उसे समझाने लगती है। वो इस तरह से शराब के नशे में इतना ज्यादा चूर था कि वो सही ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ममता उससे पकड़ करके उसको सपोर्ट करके ले आकर के बिस्तर पर लेटाती है और लेटाने के बाद उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि अब जितना तुमको पीना था तुमने पी लिया, अब तो अब छोड़ दो,
अब हमारे परिवार में तुम्हारा बच्चा आने वाला है, उसके लिए तो अब ये सब नशा वगैरह छोड़ दो, अब थोड़ा अच्छे रास्ते पकड़ लो। अब हम अपने लिए ही नहीं, हमें अपने बच्चे के लिए जीना पड़ेगा। काफी चीजें समझाती है, और जब ये सब चीजें सुनता है तो और गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद फिर ममता को मारने लगता है, और गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है उसको कि वो ममता को धक्का दे देता है, और उसके धक्का देने के बाद ममता जा करके पेट के बल ही गिर जाती है, और जैसे ही गिरती है तो उसका ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ममता जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पास पड़ोस के जो लोग हैं वो भाग करके आते हैं, ममता को उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो वहां पता चलता है कि बच्चे के पेट ममता के पेट में जो बच्चा था वो बच्चा खराब हो चुका है। ममता हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। डॉक्टर बोलता है कि आपको कम से कम अब 1 हफ्ते हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके भी जान को खतरा है। ममता 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहती है। उसी बीच में ये राजेश जाता है उससे मिलने के लिए, तो ममता को कहता है कि तुम्हारी गलती थी, तुमने अगर मुझे समझाने की कोशिश नहीं की होती, तुम अगर मुझे फालतू का लेक्चर नहीं दे रही होती तो ये सब चीजें नहीं हुआ होता। ममता ये जब उसकी बात सुनती है, ममता के दिमाग में तो ये था कि अगर ये आया है तो माफी मांगेगा कि गलती हो गया, लेकिन ये तो कुछ और ही बोल रहा है। ममता ये चीज सुनने के बाद दंग रह जाती है। उसके बाद राजेश जैसे ही वहां से जाता है, वापस जाता है, ममता भी बिना बताए किसी को वहां से हॉस्पिटल से धीरे से निकलती है और भाग जाती है। ममता भाग करके सीधे अपनी एक सहेली के पास जाती है। उसकी सहेली जो इलाहाबाद प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रही थी, वो उसके पास पहुंच जाती है, क्योंकि वो अपने पति के पास रह नहीं सकती थी, ससुराल में जा नहीं सकती थी, और अपने माता पिता के पास भी जाना मुनासिब नहीं समझा उसने, और सहेली के पास चली जाती है, और सहेली को कहती है कि ये बात किसी को भी नहीं बताना तुम, कि मैं तुम्हारे पास आई, न ही मेरे घर में और न ही मेरे ससुराल में। सहेली बोलती है कि तुम कैसे अपना जीवन काटोगी। वो बोलती है कि मैं सब काटूंगी, सब कर लूंगी, तुम किसी से बताना नहीं। सहेली तैयार हो जाती है, किसी को बताती नहीं है, और फिर शुरू होता है ममता का वहां से उसके जीवन का एक दूसरा पल। वहां पर आसपास में जहां पर ममता रह रही होती है अपने सहेली के पास, काफी सारे परिवार होते हैं। उन सब घरों में जाती है और उनसे कहती है कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं पढ़ाने के लिए तो आप बताइए, मैं उनको आकर के ट्यूशन पढ़ाऊंगी। उसमें से कई परिवार तैयार हो जाता है, तकरीबन 7-8 परिवार तैयार हो जाता है, और सबके घरों में जा करके और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। आसपास में अगर 2-3 परिवार है और 2-3 परिवार के बच्चे रहते थे तो उनको एक घर में बुला लेती थी, और ऐसे करके वो कई जगह ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है। और ट्यूशन का पैसा आता है तो फिर वो सहेली के साथ उसका रूम रेंट वगैरह देती है, और वहीं पर एक कोचिंग ज्वाइन करती है। ग्रेजुएशन उसने किया नहीं था, साथ में उसने वहां से फिर ग्रेजुएशन करना भी शुरू किया। ग्रेजुएशन, कोचिंग और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, ये तीनों काम करती है। समय बीतता जाता है, उसकी तैयारी भी हो रही है और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रहा है। धीरे 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 उसके पास ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों का भीड़ जुटना शुरू हो जाता है।
जितने भी आसपास के परिवार के लोग हैं सब उसके पास बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए लेकर के आते हैं, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो सबको पढ़ा पाए। जितना वो पढ़ा सकती थी पढ़ाती है, खुद भी पढ़ती है। 3 साल बीत जाता है, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसने पीसीएस का एग्जाम दिया, लेकिन पहले चांस में वो पीसीएस में सेलेक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन 1 साल और जम करके कोशिश करती है, मेहनत करती है, तो दूसरे साल वो पीसीएस में चयनित हो जाती है, और पीसीएस में चयनित होने के बाद फिर वो डीएसपी बन जाती है। डीएसपी बनने के बाद फिर वो वहीं पर इलाहाबाद प्रयागराज में ही वहीं के तहसील में उसकी पोस्टिंग होती है, वहां पर एज ए डीएसपी। और इसका पति जो राजेश था वो भी कानपुर से पोस्टिंग होकर के वहीं पर गया होता है। किस्मत का फेर यही होता है कि वहीं पर डीएसपी बन के ये जाती है, और ऑलरेडी उसके पहले से इसका पति वहां पर पोस्टेड होता है, और फिर वहां पर इनकी मुलाकात होती है। दूसरे दिन ममता राजेश को अपने ऑफिस में बुलाती है, क्योंकि उसके ऑफिस में जितने भी वहां के कर्मचारी थे, जितने भी ओहदेदार थे, सब जाकर के ममता से मिल चुके थे, लेकिन राजेश अभी तक उसके ऑफिस में मिलने के लिए नहीं गया होता है। ममता उसको बुलाती है और राजेश को कहती है कि सामने चेयर पर बैठो। राजेश बैठ जाता है, तो ममता कहती है कि राजेश, तुम मुझे पहचानते हो? राजेश कहता है कि हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ। ममता कहती है कि वो सारे दिन याद है तुम्हें? वो सारे जुर्म जो तुमने मेरे साथ किए थे, वो सब याद है या भूल गए? राजेश गर्दन नीचे करके कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो ममता कहती है कि तुम्हारे वजह से मेरा बच्चा खराब हुआ। अच्छा किया तुमने, जो मेरे साथ इतनी ज्यादती किया तुमने। तुम्हारे ज्यादती की वजह से आज मैं डीएसपी बन करके आई हूँ, नहीं तो हो सकता था मैं तुम्हारे घर के चार दीवारी के बीच में ही पूरी जिंदगी फंसी रह जाती। कभी कभी कुछ ऐसी भी चीजें हो जाती हैं जो कि इंसान को उसके मुकाम पर पहुंचा देती हैं। मैं तो अपना मुकाम हासिल कर ली, लेकिन आज के बाद यहाँ पर तुम जब तक रहना तब तक अपने कारनामे सुधार लेना, क्योंकि तुम्हारे जितने भी चिट्ठे हैं सब मैं जानती हूँ। अगर मुझे कभी भी कोई कंप्लेन मिल गया कि तुमने किसी ठेले वाले का, किसी दुकान वाले का, किसी सब्जी वाले का या किसी भी गरीब को सताया, तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। मैंने तुम्हें अभी तक तलाक नहीं दिया है, लेकिन मैं बहुत जल्द ही तुम्हें तलाक भी देने वाली हूँ। इतना सुन करके राजेश की आंखों में आंसू आ जाता है। राजेश रोने लगता है और वहां दौड़ करके ममता के पैरों पर गिर जाता है। ममता के पैरों को पकड़ करके रोने शुरू हो जाता है, बुरी तरह से रोता है। फिर ममता कहती है, देखो अभी रोने से कोई फायदा नहीं है। तुमने जो मेरे साथ किया वो माफी के लायक नहीं था। तुम मेरे पति थे, मैं तुम्हारी पत्नी थी। मैंने तुमसे मांगा सिर्फ इतना ही था कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? जो भगवान ने मुझे एक संतान दिया था, उसको भी तुमने छीन लिया। आज मेरा बेटा 6 साल का हुआ होता,
तुम्हारे वजह से आज तक मैं ऐसे पड़ी हुई हूँ। काफी रोता है, काफी गिलगिलाता है। ममता कहती है कि 1-2 दिन में मैं तुम्हें तलाक के कागज भिजवा दूंगी और उस तलाक के पेपर पर साइन कर देना। समय से पुलिस स्टेशन में आना और समय से जाना। बाकियों को मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरी पूरी की पूरी नजर तुम्हारे ऊपर ही होगी, इसलिए एक अच्छा इंसान बन जाना। इतना कहने के बाद उसे कहती है कि ठीक है, अब जाओ। राजेश रोता रहता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन ममता एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके दिल में अभी भी राजेश के प्रति प्यार था। उसके साथ राजेश ने बहुत ज्यादती तो किया था, लेकिन फिर भी अभी भी ममता राजेश के लिए सोचती थी। और राजेश जैसे ही उस रूम से बाहर जाता है, ममता की आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। ममता उसको दिखाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ममता अभी भी उसे उतना ही प्यार करती थी। आंसू उसके गिरने शुरू हो जाते हैं और अपना रुमाल निकाल करके आंखों को साफ करना शुरू कर देती है और सोचती है कि इसने गलती तो कर ही दिया है, अब इसकी गलती को माफ कर देना चाहिए। और शायद ममता ने उसकी गलती को माफ भी कर दिया। आगे की कहानी बस इतनी ही है कि ममता ने फिर से उसको एक्सेप्ट कर लिया और दोनों उसी पुलिस स्टेशन में, प्रयागराज पुलिस स्टेशन में काफी दिनों तक रहे। परिवार दोनों का बढ़ गया। कालांतर में चल करके ममता को एक बेटा और एक बेटी की प्राप्ति हुई। आज ममता और उसका पति दोनों ही खुशहाल। वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे